नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि मार्च में आपका जो है 30 मार्च को फ्रेंड्स आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। तो इसके लिए हम लोग जो है टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथियों 50 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों को पूरा सेशन को आपको लगाना है और 50 में से कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। जैसे ही सेशन एंड होता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए साथियों सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आपको जो है ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और सारे प्रश्नों में आपको जो है अटेम्प्ट लेना है। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है कि भारत की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलूवियल। ध्यान रखना अलूवियल हमारा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न है कि हीराकुंड विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों हीराकुंड विद्युत परियोजना जो आपका है ये आपका ओडिशा राज्य के महानदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों आपका पूछा जाता है जो हमारा कटक है, कटक के बारे में आपको पूछा जाता है। ये कटक जो है आपके किस राज्य के अंतर्गत आपका है, तो ध्यान रखना ये महानदी के तट पर ही अवस्थित है जो ओडिशा राज्य के जो है अंतर्गत आपके आते हैं। और चावल अनुसंधान संस्थान की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे भारत में किस राज्य के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। कटक में ही आपका जो है चावल अनुसंधान संस्थान आपके स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना है हीराकुंड जल विद्युत जो परियोजना है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो साथियों आपका हो जाएगा महानदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए साथियों दिया गया है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल। तो साथियों याद रखना है कि जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आपका उज्जैन है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखना ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मणिकर्ण जल जो आपका गर्म जल स्रोत है साथियों ये किस राज्य के अंतर्गत है, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड के अंतर्गत है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है ऑलरेडी। आप सभी लोगों को ने जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसलिए लगवाया था ताकि आप सभी लोगों को ये अंदाज लगे कि क्वेश्चन आपके किस प्रकार से डीएलएड के अंतर्गत आपका जो है रिपीट आपका होता रहता है। तो आप देखेंगे साथियों तो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो ये जो है साथियों आपका नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है जो कि अमेरिका के निवासी थे। वही साथियों अगर हम बात करेंगे हरित क्रांति के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिला था, किस खाद्यान्न जो है खाद्य फसल में जो है हमें बढ़ावा देखने को मिला था, तो सबसे ज़्यादा आपका जो है गेहूं के क्षेत्र में मिला था। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करें तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। इतनी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। दिया गया ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। देखिए भारत से बड़ा ऐसा कौन सा देश है ऑप्शन में आपका जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, तो ध्यान रखना है ये हमारा साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया हमारे भारत से जो है छोटा है। जबकि वही साथियों अगर हम बात करेंगे सबसे जो बड़ा देश है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कौन सा है, तो याद रखना आप सभी लोग ये हमारा हो जाएगा रूस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है अगला में साथियों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी नदी। तो दोस्तों ध्यान रखना है अगर आपको ये पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये हमारा गंगा हो जाएगा जिसकी लंबाई टोटल आपका 2525 आपका किलोमीटर है। और फ्रेंड्स याद रखना हिमालय से गंगा आपकी निकलती है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गंगा, यानी ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कर लेना, ये आप सभी लोग रट लेना। ये क्वेश्चन आप देखेंगे
तो बराबर आपका रिपीट किया गया है। तो साथियों दिया गया है कि हमारा जो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है ये किससे आपका संबंधित है, यह साथियों बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला था, और इसी के तहत क्या है कि 1992 में सर्वप्रथम जो है क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत साथियों लागू किया गया था। साथियों अगर हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, राज्य सूची का विषय है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपका त्रिस्तरीय है, जिसमें कि आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आपके आते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर है नागरिकता जो अधिनियम है ये आपके कब लागू हुए हैं। तो साथियों आपका हो जाएगा राइट आंसर 1955 में। याद रखना नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1955 में हुआ था। सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको जो है रिपीट करते रहना है, और जो भी आपका कंप्लीटली आपका PDF प्रोवाइड किया जा रहा है आप सभी लोगों को, सॉरी आंसर यहाँ दिख गया देखिए, और सभी लोगों को जो है फटाफट आप सभी लोगों को जो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं, जो बिहार DLED का आपका स्पेशली आपका ग्रुप आपका जो है चलाया जा रहा है, इसमें साथियों ऑल ओवर आपको जो है जितने भी आपका क्वेश्चन बराबर आपका रिपीट किया गया था, और इसमें आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ऑल ओवर आपके जो है सभी ऑल सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपका रिवीजन PDF एक गाइडलाइंस के तहत इस ग्रुप को जो है चलाया जा रहा है। स्पेशल DLED को टारगेट किया गया है। 10 दिन में आप सभी लोग अगर जो है बेहतरीन तरीका से अगर प्रिपेयर नहीं हो आप, तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको साथियों आपको रिवीजन कर लेना है। सभी का जस्ट आपको आंसर नीचे आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखा हुआ रहता है, टिक मार करके आंसर हाईलाइट करके दिया जाता है, ताकि आप सभी लोग इजी वे में रिवीजन कर पाए। नोट्स वगैरह सारा कुछ इस ग्रुप के अंतर्गत आपका डाला गया है। तो आप सभी लोग इसमें जो है बिहार DLED लिख करके मैसेज करके जो है आप सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी, आपको नंबर बताना है। तो बताइए दोस्तों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1961 में किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान रखेंगे अगर आपको ये साथियों पूछा जाता है कि भारत को जो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिसकी की मृत्यु फ्रेंड्स कार्यकाल के दौरान ही आपका हो गया था। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो भारत का पहला जो उपराष्ट्रपति था ये कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जो कि ये जो है क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे बार ये क्या है कि जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है चयनित हुए थे। भारत के अंतर्गत फ्रेंड्स अगर बात करें कि पहला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये बिहार के जो है सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है। देखिए बड़े राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है ये आपको हमें बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन साथियों किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, राजगिरी, काशी, वैशाली, सागरनाथ आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था ये आपका वैशाली के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बोला जा रहा है कि एकरात के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एकरात के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो एग्जैक्ट जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि महाजन पद को जो है जाना माँ जो है ये महा जो है पजनंद को जो है जाना जाता है, पजानंद को जाना जाता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो जो सिंधु घाटी हमारा सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी, और यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें आपका पाई गई है ईंट का और पत्थर का जो है आपके पाए गए थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका जो प्रमुख विशेषता की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये एक प्रकार का जो है आपका शहरी सभ्यता थी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा ये आपका प्री हिस्ट्री का आएगा, इसका 100% गारंटी है। क्योंकि आप देखेंगे तो बिहार DLED के अंतर्गत या फिर कोई भी अगर जनरली एग्जाम कंडक्ट होता है
तो प्री हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपके उठाए जाते हैं। तो प्री हिस्ट्री को आप सभी लोग अच्छा तरीका से देख लेना एक बार। बिहार डीएलएड या फिर बीएड आप देखेंगे तो प्री हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपका मैक्सिमम आपका उठाया गया है। तो प्री हिस्ट्री को मैंने जो साथियों जहाँ से क्वेश्चन आपका उठाया गया है, जहाँ से रिपीट हुआ है, इसको मैंने आपको सिलेक्ट आपको कर दिया है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल आपका जो है कलेक्ट हो चुका है क्वेश्चन आपका। और इसके पहले कई सारे आपके क्लास अपलोड भी किया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री के काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन जो आपको कवर भी आपको कराया। तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए कि आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी फसल है जो भूमध्य रेखीय फसल है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रबड़। रबड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रबड़ की उत्पादन साथियों भारत के अंतर्गत केरल राज्य में सबसे अधिकतम मात्रा में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा साथियों नारियल की बात करेंगे तो नारियल में जो है विटामिन ई पाया जाता है। तो आपको दिया गया है ताड़ का तेल, कोई आपका खास नहीं है, चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपको दिया गया है केला, तो केला के अंतर्गत जो है विटामिन बी की मात्रा आपके सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन साथियों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। केरल के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका जो है रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। केरल के अंतर्गत ही आपका क्या है, तो आपका शांत घाटी आपका स्थित है। तो ध्यान रखेंगे। मसालों का सार फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये आपके केरल को ही आपके कहे जाते हैं। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है ये आपके केरल राज्य का है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क बोला जा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या क्या होता है, तो आपके होते हैं बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट। ध्यान रखेंगे। और एल्यूमिनियम का जो आपका अयस्क होता है बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट होता है, जिसमें कि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम धातु का जो निष्कर्षण आपका किया जाता है ये आपके बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो अब आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। देखिए साथियों बताना है कि जो सरहिंद नहर है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों सरहिंद नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है सतलुज नदी पर स्थित है। सरहिंद नदी का जो है बोला जा रहा है कि सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका जो है सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उपापचय क्या है। बोला जा रहा है कि उपापचय जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी लोग। उपापचय की साथियों अगर बात करेंगे तो इसका मतलब आपका होता है कि जब अणु का संश्लेषण और जो है आपका टूट जाना, ठीक है। एक तरह से जैसे आप किण्वन जनरली आपने पढ़ रखा होगा, तो वही आपका उपापचय का मतलब होता है कि जब अणु का संश्लेषण और क्या होता है आपका टूट जाना, यही आपका कहलाता है उपापचय। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। साथियों जैसा कि अभी मैंने अभी रिवील कराया है कि जो हमारा बॉक्साइट होता है इसे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसमें कि आपका बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट आपके आते हैं। बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है और ये हमारे जो है भारत के अंतर्गत किस राज्य में जो है पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत साथियों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि भारतीय वन में बोला जा रहा है कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है। दोस्तों बोला जा रहा है कि भारतीय वन जीवन में बोला जा रहा है कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है, ये आपको हमारा बताना है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों चमगादड़। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ जो साथी होता है ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, और जो चमगादड़ होते हैं ये टकराते नहीं है दिन में भी, क्योंकि ये जो क्या करते हैं कि 20,000 हर्ज से भी क्या करते हैं, तो 20,000 हर्ज से अधिक जो है ये ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं। पुनः इसे क्या होता है कि इको प्रोड्यूस होकर के इन्हें सुनाई पड़ता है, जिसके कारण से चमगादड़ नहीं टकराते। तो ध्यान रखना है चमगादड़ किस प्रकार के इको यानी प्रतिध्वनि को छोड़ता है, तो 20,000 हर्ज से अधिक छोड़ता है, जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, बोला जा रहा है कि फोबोस और बोला जा रहा है कि डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है। दिया गया ऑप्शन में मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। बताइएगा साथियों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा फोमोस और ये आपका डिमोस होता है, यहाँ पर आपका जो है डाइमोस दिया गया है, वही चीज़ें आपका है। तो आप ध्यान रखना कि जो हमारा मंगल होता है इसका 2 उपग्रह होता है, एक आपका फोमोस होता है और दूसरा फ्रेंड्स आपका डिमोस होता है। तो मंगल का जो उपग्रह होता है डिमोस आपका सबसे बड़ा उपग्रह होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा।
वही अगर हम बात करेंगे कि लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखना है ये आपके मंगल को जो है लाल ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। मंगल को लाल ग्रह जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर लो ऑक्साइड की जो मात्रा है ये अधिकतम होने के कारण से मंगल जो है ये लाल दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। देखिए साथियों बताना है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश के अंतर्गत है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे थार मरुस्थल का, तो ये भी फ्रेंड्स आपका जो है राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान से रिलेटेड मैंने कवर करा दिया है आपको। ये सभी जो है क्वेश्चन आपके आते ही आपके माइंड में खटकने चाहिए कि 1992 में जो है सर्वप्रथम जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स आपके जो है लागू किया गया था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर जो है जयपुर में आपके हवा महल है। जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एक आपका खेतड़ी नामक स्थान है जो कि राजस्थान के अंतर्गत ही आपका स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र भी आपका राजस्थान के अंतर्गत आपका स्थित है। तो इतनी चीज़ों को साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो है घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। देखिए बताना है कि घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, ये आपको नंबर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य जो हमारा है ये एमपी के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। साथियों याद रखना है कि जो सोयाबीन उत्पादन है ये भारत के अंतर्गत सबसे अधिक किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही किया जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश के अंतर्गत है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बिल्कुल आराम से चलना है ताकि क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में भी आपका फिट रहे। तो साथियों याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश के अंतर्गत आपका स्थित है, तो साथियों आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई। फ्रेंड्स बताना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई, ये आपको नंबर बताना है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये 1992 में किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत फ्रेंड्स कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। भारत में पहली यूरेनियम खान फ्रेंड्स जो है ये कहाँ पर आपके खोजे गए थे, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये झारखंड के अंतर्गत खोजा गया था और झारखंड के अंतर्गत ही जादूगोड़ा नामक एक जिला पड़ता है जहाँ पर कि यूरेनियम का जो है उत्पादन जो है निकलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथियों परमाणु रिएक्टर में जो है कौन से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। माइंड में ठोक लेना आप लोग। इसके अलावा जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो D2O का किया जाता है, डायट्रियम ऑक्साइड का किया जाता है, जिसका कि परमाणु द्रव्यमान की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका 20 होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसका कि प्रयोग न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इन सभी पॉइंट को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा दोस्तों अरब सागर में कौन सी नदी है जो कि नहीं गिरती है, तो लगाइए आप लोग राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा। देखिए जो तुंगभद्रा नदी है साथियों ये आपके अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रश्न है 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड बनाया गया था। देखिए प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आप देखेंगे तो जनगणना हमारा जो है 1971 आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साथियों लिंगानुपात जो सबसे सर्वाधिक पाया गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो याद रखना आप सभी लोग केरल का साथियों आपका पाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2011 वाला जो हमारा जनगणना था ये आपका जो है 15वीं आपका जनगणना थी, तो ध्यान रखेंगे। 2021 में जो आपके होने वाली जनगणनाएं हैं ये थी आपका 2011 में नहीं हुआ है, 2021 में आपका ये जो होने वाली थी ये आपके 16वीं जनगणना आपके होने वाली थी। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला था। देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार
के लिए मिला था, मतलब किसके लिए मिला था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ से पहले याद रखना है कि आइंस्टीन ने एक जो है सिद्धांत दिया था, E बराबर mc² दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आपका जो है बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसको आप सभी लोग जो है रट लेना। आइंस्टीन ने जो है एक फॉर्मूला दिया था, E बराबर mc² दिया था। इसमें कई बार पूछा जाता है c का मतलब क्या होता है, तो c का मतलब आपका होता है प्रकाश का वेग। ध्यान रखेंगे। अब आपको दिया गया है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए जो है बोला जा रहा है कि जो है किस लिए इसको दिया गया था, इन चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये जो है साथियों आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए दिया था, और यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का फॉर्मूला है E बराबर mc²। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग 1.5 गुना बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साथियों गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है, तो गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के बराबर आपका होता है ½mv²। तो फ्रेंड्स अगर सपोज दैट कि पहले अगर आपका v जो है 1 अगर रहा हो, इसमें आप 1.2 को अगर गुना कर दें मतलब वेलोसिटी में, तो 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर v की जगह पर 1 अगर साथियों 5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, इसको आप स्क्वायर कर लेना, इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो लगभग जो ये आपका फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ये 2.25 आपका गुना आपका बढ़ जाएगा। 1.5 इंटू 1.5 कर लेना आप लोग, ये आपका हो जाएगा 2.25 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, रीजन देना है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन साथियों सामने दिया गया है। तो जनरली देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी कभी पानी क्या होता है कि बर्फ के रूप में जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फ के बीच में रिक्त स्थान आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। तो क्या आप इसको सही मानेंगे, बिल्कुल 100%। ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न है कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा कि अणुओं के मध्य ससंजक बल। ध्यान रखना, अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग बोला जा रहा है कि सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक बोला जा रहा है कि सुविधाजनक होता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल और हरा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जो है सिग्नल के रूप में भी इसका जो है प्रयोग आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। फ्रेंड्स बताना है आप सभी लोगों को सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से पहुंचती है। ये सभी क्वेश्चन मैंने जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो ये आपका विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। फ्रेंड्स अगर ये बोला जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है, तो ध्यान रखना नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य में फ्रेंड्स याद रखना है हाइड्रोजन जो आपके टोटल होते हैं 71% आपके पाए जाते हैं, जबकि हीलियम की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये लगभग आपको 29% पाया जाता है। हीलियम और जब आपके हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं इसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो सूर्य में ऊर्जा की मुख्य जो है कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने वाले जो है युक्ति का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। ध्यान रखेंगे माइक्रोफोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है साथियों, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं हम लोग इसे, हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि चावल पकाना कठिन होता है। सभी ऑप्शन को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो साथियों जनरली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि जनरली क्या है कि उस लेवल के अगर पहाड़ पर चढ़ेंगे तो क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण से नाक से क्या होता है ब्लड आने लगता है। तो इसका मुख्य रीज़न आपका ये होता है कि जब पहाड़ या देखा जाए या फिर कई सारे मंजिल पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वायुमंडलीय दबाव होता है ये आपके कम होते हैं। तो यही कारण होता है कि चावल पकाना कठिन कब होता है, तो पर्वत के शिखर पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिमाण होता है। दोस्तों बताना है कि निम्न में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिमाण होता है।
ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका क्रिया, यानी केशिका क्रिया बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। देखिए घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित जो ऊर्जा होती है ये किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऊर्जा जो है स्टोर किया जाता है, ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग कमान को खींचते हैं इंद्रधनुष, जो आपका जो है धनुष होता है, पूछा जाता है कि जब धनुष में जब कमान को खींचा जाता है तो किस प्रकार का एनर्जी संचित होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा आपके संचित रहते हैं। या फिर बांध द्वारा जो बनाए गए पानी को स्टोर किया जाता है, इसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों, सभी एंजाइम जो आपके होते हैं, अब पूछा जाता है प्रश्न आपका, जैसे कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो सभी एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स अगर बात करें तो शीघ्रता से एनर्जी हेतु जो है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। एमिनो अम्ल की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन से आपका एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत टोटल आपका 20 एमिनो अम्ल आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों मेनली इसका रीजन हो जाएगा कि ऑक्सीजन के जो है अपक्षयन के कारण से। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के अपक्षयन के कारण से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। दिया गया है सवाल, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका पर एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ऑप्शन हमारा जो है आप देखेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी जो है प्रजनन करते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन आपका होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया। ध्यान रखना आप सभी लोग, पहला जो ऑप्शन आपका होगा बैक्टीरिया होगा। अगर फ्रेंड्स बैक्टीरिया नहीं दिया रहता है तो फिर आपको लगाना है प्रोटोजोआ। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आपका होगा बैक्टीरिया होगा। अगर आप जो है आप सभी लोगों ने अगर प्रोटोजोआ, चूंकि मैंने खुद लगा दिया है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ जो है आपका स्पीडन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, जोसेफ स्पीडन के द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया था। साथियों सीमेंट का पहला कारखाना वेस्ट बंगाल के अंतर्गत कोलकाता के अंतर्गत जो है आपका फोर्ट ग्लेस्टर नामक स्थान पर जो है 1818 में खोला गया था, जो कि आपके फ्लप रहा था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है साथियों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका पूछा गया है। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखेंगे कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, सबसे पहले ग्रह गति का नियम या निरूपण किसने किया था। देखिए ग्रह गति का जो निरूपण सर्वप्रथम आपका किया गया था, ये साथियों आपका किया गया था गैलीलियो के द्वारा। जबकि फ्रेंड्स ये बात किया जाए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, ये सर्वप्रथम किनके द्वारा कहा गया था, तो ये कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला में हमारा दिया गया है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। देखिए किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छोटा नागपुर। याद रखना आप सभी लोग, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, ये जो आपका नारा दिया गया था 1942 में दिया गया था।
और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो है किनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो का नारा भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। महात्मा गांधी जो है राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी का पहला जो है भारत के अंतर्गत सत्याग्रह कहा था, तो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका साथियों जो है 1917 में आपका 1917 में जो है आपका हुआ था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि किस संग्रहालय में बोला जा रहा है कि कुषाण की मूर्तियां का बोला जा रहा है कि संग्रहण अधिक मात्रा में है। प्रश्न हमारा कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां का संग्रहण अधिक मात्रा में है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे, बोला जा रहा है कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियां का संग्रहण अधिक मात्रा में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है महाभारत के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। दिया गया ऑप्शन आपका वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों साथियों, यहाँ पर आपका महाभारत जो आपका लिखा गया है ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितनी भी इस सेट में आपका दिया गया था फुल आपका 50 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने जो है लेवल के क्वेश्चन आपको जो है कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। बाकी सिलेक्टिव क्वेश्चन का रिसेंटली भी आपका फिर से आपका क्लास अपलोड होगा, कि आप देखेंगे तो समय आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके कम आपके बचे हुए हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें और आप सभी लोग जो है लगातार रिवीजन करते रहें, जितने भी ऑलरेडी आप सभी लोगों ने जो है प्रिपेयर कर लिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।